हेलो एवरीवन, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम आने ही वाला है। कुछ लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग शायद 2021 में एग्ज़ाम देना चाहें, 2022 में, वो उसके अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। एक प्रश्न है जो विद्यार्थी अक्सर पूछते रहते हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उन प्रश्नों की, इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। और वो प्रश्न होता है, सर करंट अफेयर कैसे तैयार करें? इतना सारा करंट अफेयर का एक वास्ट इकट्ठा सिलेबस हो जाता है। वो कहते हैं कि सर इसको कैसे तैयार करें? तो ये प्रश्न उनको हमेशा परेशान करता रहता है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने इसी मुद्दे पर चर्चा करूँगा कि करंट अफेयर की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे पढ़ें कि आपको करंट अफेयर पढ़ने का ज़्यादा बोझ महसूस ना हो, ऐसा ना लगे कि करंट अफेयर पढ़ने में बहुत अलग से कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी के करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जा सकता है और उसको तैयार करते समय आपको समय भी कम लगना चाहिए और आपका टॉपिक भी साथ साथ कवर हो जाए। तो आज उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, करंट अफेयर हमें पढ़ना क्यों है? क्या कहीं लिखा है ऐसा कि करंट अफेयर पढ़ना है? तो एक बार हम आज के टॉपिक की लिस्ट भी देखते हैं और उसके अनुसार फिर आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, आज हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो है कि सबसे पहले हम यूपीएससी का सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस के साथ साथ फिर हम देखेंगे करंट अफेयर के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। विगत वर्ष के प्रश्नों को विश्लेषण करते हुए देखेंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये पता लगना आसान रहेगा कि हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो हम उस करंट अफेयर को पढ़ते समय इकोनॉमी को फोकस करके बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले हम लोग यूपीएससी का सिलेबस एक बार देख लेते हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सबने भी सिलेबस देखा होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस है। यहाँ पे देखिए, पहली लाइन लिखी है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना। ये पहला पॉइंट ही इंडिकेट करता है कि यूपीएससी आपसे कह रहा है कि हम करंट मुद्दों को पूछेंगे। प्रीलिम्स के सिलेबस की बात हो रही है। फिलहाल हम मेंस के अनुसार नहीं बात कर रहे हैं, मेंस की बातें बाद में करेंगे। तो प्रीलिम्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, ये सिलेबस में ही लिखा हुआ है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि एग्ज़ाम देने के बाद विद्यार्थी चकित हो जाते हैं कि करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए भाई। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने थे, ऐसा यूपीएससी ने सिलेबस में लिख दिया था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन क्यों आए। कभी वेटेज ज़्यादा हो जाता है, कभी वेटेज कम, वो वेरी कर सकता है, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन आने थे। एक तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है। उसके अलावा भी कहीं और है क्या, देखें जरा इसे। तो यहाँ इकोनॉमी वाले सेक्शन में लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, अर्थात सरकार द्वारा सामाजिक विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से कुछ योजनाएं पूछी जा सकती हैं। अब ये बड़ी सामान्य सी बात है कि सरकार उन्हीं योजनाओं को ज़्यादा फोकस कर रही होगी जो अभी वर्तमान में ज़्यादा महत्व की होंगी। और चूंकि जो योजनाएं ज़्यादा महत्व की हैं, जिन पर सरकार अधिक बल दे रही है, तो यूपीएससी द्वारा भी उन्हीं योजनाओं को पूछने के चांस ज़्यादा होंगे। पुरानी योजनाओं को पूछने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कि उनका अभी भी महत्व हो, अभी भी वो प्रासंगिक हों, अन्यथा उनको नहीं पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। तो वर्तमान में जो भी मुद्दे इनसे संबंधित चल रहे होंगे, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिख दिया है। तो इसलिए एक बात आप क्लियर कर लें कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और आते हैं, ऐसा सिलेबस में ही लिखा हुआ है। ये बाद में चकित होने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। पहली लाइन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो लिखा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये कौन सी घटनाओं की बात कर रहा है? तो हम इन घटनाओं को अपने अनुसार 4-5 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। देखें जरा उसे एक बार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं को हमने 5 भाग में डिवाइड कर लिया। कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो आर्थिक मुद्दों से संबंधित हों, कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ घटनाएं हैं जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित होंगी, या फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं, और लास्ट में सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, जो योजनाएं हैं सरकार की वो योजना जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चलाई जाती हैं, जिनका अंतिम उद्देश्य समावेशी विकास होता है। तो वो योजनाएं सभी इसमें शामिल हैं। तो आप देखें कि हमने
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं को 5 भाग में डिवाइड कर लिया। अब आपको पढ़ते समय जब आप इन पांचों भाग को कवर करेंगे कि इनसे संबंधित सबका करंट अफेयर आपको पढ़ना है, तो ऐसा लगता है कि एक अलग से सेक्शन बन गया है, एक अलग से बोझ बन गया। सर इसको पढ़ना पड़ेगा, साल भर का करंट पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी। ये मुश्किल एक तो इसीलिए होती है क्योंकि आप इसको अंतिम समय में पढ़ते हैं, और दूसरी मुश्किल इसलिए होती है कि आप इसको अलग से एक सेक्शन मान के पढ़ते हैं। करंट अफेयर अलग से कोई सेक्शन नहीं है। करंट अफेयर को आपको जब पढ़ना है तो जिस विषय का करंट मुद्दा है उस विषय से जोड़ करके पढ़ेंगे, तो ना तो आपको उसका अलग से कोई बोझ महसूस होगा, ना ही उसके लिए अलग से कोई समय देना पड़ेगा, और ना ही कोई मानसिक दबाव तनाव महसूस होगा, और अंतिम समय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि आपको इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर कैसे तैयार करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखिए, जो भी कुछ करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। एक, जो भी टॉपिक करंट में न्यूज़ में चल रहा हो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यूपीएससी आपसे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। और दूसरा, वो करंट में जो घटना चल रही हो उस घटना को एज इट इज़ यूपीएससी पूछ ले। यहाँ पर 2 ब्रॉडली हमने इसको टॉपिक में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि जीएसटी न्यूज़ में चल रहा है, जीएसटी, तो क्या यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी से संबंधित कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कर सुधार से संबंधित हो, या टैक्स से संबंधित हो, या भारत के संविधान में टैक्स से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, या टैक्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। या फिर यूपीएससी उस जीएसटी के आने के बाद कौन सा प्रभाव घट रहा है, कोई वर्तमान में कोई घटना घटित हुई है जीएसटी से संबंधित, उसको यूपीएससी पूछ सकता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है, तो या तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछे आपसे वायरस के बारे में, वायरस का क्वेश्चन अगर पूछा, नॉर्मल वायरस का क्वेश्चन पूछा तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और अगर उसे कोविड-19 के कोरोना वायरस से जोड़ के पूछा जाए तो वो करंट की घटना हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन से हमारे ऊपर, नागरिकों के ऊपर या फिर समस्त विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन वर्तमान में कोई घटना घटित हुई हो तो हम उसे कहेंगे कि वो करंट मुद्दा है। आपको जब करंट अफेयर तैयार करना हो तो तैयार करते समय सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी करंट में घटना घटित हो रही है, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ें। उस करंट घटना का नाम जैसे ही आपने न्यूज़ में देखा, मैगज़ीन में या वेबसाइट पे, या आपने उसे न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो उस करंट घटना से संबंधित पहले अपने नोट्स के माध्यम से या किताब या जो भी आप चीज़ रेफ़र करते हैं, उस अध्ययन सामग्री से उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उस करंट घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि पहले की तुलना में आपके उस घटनाक्रम को समझने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको ये प्रक्रिया थोड़े दिन तक समय लेगी। शुरुआत में जब आप इसको फॉलो करेंगे कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें फिर उस करंट घटनाक्रम को पढ़ेंगे, तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप उस करंट मुद्दे को समझने के साथ साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज़ कर लेते हैं। अभी हम इकोनॉमी के संदर्भ में देखेंगे कि आप इसे कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। हम 1-2 पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेते हैं, जिनको देख करके समझ पाएंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा है और जीएसटी का क्वेश्चन है। लिखा है कि जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक लाभ क्या है, संभावित लाभ। तो मेरा ये मानना है कि जब जीएसटी चर्चा में चल रहा था, 2017 में लागू हुआ, ये आप सब जानते हैं। जीएसटी लागू होने वाला था, उस पर विधेयक संसद में लंबित था, वो बाद में पास हो गया, अधिनियम बन गया, तो उस समय सभी कक्षाओं में जीएसटी पढ़ाया गया होगा, सभी अध्यापकों ने जीएसटी पढ़ाया होगा, सभी प्रकार के नोट्स और बुक्स में जीएसटी होगा। तो ये कोई कहने की बात नहीं है कि उसमें जीएसटी पढ़ाते समय जीएसटी के संभावित लाभ भी पढ़ा दिए गए होंगे। बिल्कुल पढ़ा दिए गए होंगे। जीएसटी एक सुधार था, तो इस सुधार से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होने वाला है, संभावित लाभ, वो पूर्णतः
क्लास नोट्स के माध्यम से या किसी रेफरेंस बुक के माध्यम से आपने पढ़ लिया होगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आया वो उसके उस नोट्स में से, क्लास नोट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित था जो आप पहले से पढ़ चुके थे। अब जब जीएसटी लागू हो गया, लागू होने के बाद अगर आज आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी लागू होने के बाद वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है, तो वो उसका करंट घटनाक्रम हो जाएगा। वो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी टॉपिक न्यूज़ में है या लगातार न्यूज़ में रहता है, उसका पहले क्लास नोट से या अपनी अध्ययन सामग्री से बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करें, उसके बाद उस करंट घटनाक्रम को पढ़ें। अधिकांश विद्यार्थियों को मैंने उल्टा फॉर्मेट अपनाते हुए देखा। वो पहले उस करंट घटनाक्रम को पढ़ लेते हैं, जब वो समझ में कुछ नहीं आता तो पहले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है। फिर कोई उनको सलाह देता है कि एक बार पहले नोट्स को रिवाइज़ कर लो या अपनी कोई बुक जो भी वो यूज़ करते हैं उसको पढ़ लो, उसके बाद करंट पढ़ना। अगर वो उसके मान लेते हैं उस सलाह को, तो उस टॉपिक को समझने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले एक हैबिट बनाएं कि जब भी आपको कोई करंट में मुद्दा लगे कि अब ये पढ़ना है, ये न्यूज़ में चल रहा है, तो उससे जो भी बेसिक नॉलेज चाहिए उससे संबंधित, उसका रिवीजन पहले कर लें, फिर उस करंट मुद्दे को विस्तार से पढ़ें। ये जीएसटी का क्वेश्चन था जो 2017 में था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक ज़्यादा था। इसी प्रकार आप देखेंगे ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2016 में, और ये क्वेश्चन है MCLR से रिलेटेड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। 2016 में ही आरबीआई ने MCLR लागू किया था और उसी समय यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया। एक बात से आप सब लोग सहमत होंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो उस क्वेश्चन पूछने के 15-20 दिन, 1 महीना पहले ही चर्चा में आया होता है। ऐसा नहीं होता। MCLR 6 महीने पहले से चर्चा में चल रहा होगा, जीएसटी कई वर्षों से चर्चा में चल रहा था, और फिर किसी एक वर्ष यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अर्थात जो घटनाक्रम लगातार न्यूज़ में रहते हैं, जो मुद्दे लगातार न्यूज़ में रहते हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और उनको समझने के लिए आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना है। तो आपको वो मुद्दा आसानी से समझ में आ जाता है। फिर यूपीएससी उसे प्रीलिम्स में पूछे या मेंस में पूछे, आप उस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में रहेंगे। तो ये MCLR का क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने इसको 2016 में पूछा और आरबीआई ने इसे 2016 में लागू किया तो उससे पहले से न्यूज़ में नहीं था। ये पुरानी कुछ परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से चर्चा में चल रहा था, बाद में इसे लागू कर दिया गया। हम इसे समझेंगे बाद में। एक ये क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट से संबंधित क्वेश्चन था। अब यहाँ पर यूपीएससी ने क्या किया कि जो करंट मुद्दा न्यूज़ में चल रहा था उसको एज इट इज़ पूछ लिया, उसका बेसिक नहीं पूछा है। देखिए क्वेश्चन की भाषा समझे, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद, यानी एज इट इज़ उस टर्म को पूछ लिया गया है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। उसका कोई बेसिक उसे जवाब नहीं चाहिए, सीधा सीधा मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब बता दीजिए। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं और आप पिछले 2 क्वेश्चंस के माध्यम से भी और इस प्रश्न के माध्यम से भी ये बात समझ पाएंगे कि फैक्चुअल जानकारी यूपीएससी कम पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से, आपको अगर आता है कॉन्सेप्ट तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को हल करते समय देखें कि 2-2, 3-3 लाइन के तो ऑप्शन बने हुए हैं, तो आपको इसमें फैक्ट कम भी पता होगा तो चल जाएगा 1 मिनट के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा फैक्ट को छोड़ के जाइए, फैक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि जो भी करंट मुद्दे होते हैं वो किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, किसी फैक्ट पर बेस्ड नहीं होते हैं। फैक्ट उन कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा सही तरीके से क्रमिक जानकारी देने में हेल्प करते हैं, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपीएससी ने, एक यूपी पीसीएस का भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पीसीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे में लाइन लिखी गई थी उस लाइन में से 4 ऑप्शन बना दिए यूपीएससी ने, यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा है ये। तो एक बात आपको समझनी होगी, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस का, फिर वो पीसीएस यूपी पीसीएस हो, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य का, पीसीएस में भी अब यूपीएससी के तर्ज पर क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी अब करंट अफेयर को केवल फैक्चुअल ना पूछ करके
करंट मुद्दों का विश्लेषणात्मक जानकारी आपकी समझ चेक करना चाह रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन की भाषा भी उसी अनुसार बनाई जा रही है। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी, जो भी लोग इस वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं या आने वाले वर्ष के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग किसी भी करंट मुद्दे को पढ़ते समय पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लें, तभी आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रव्यूह में फंस गई, चक्रव्यूह चुनौती। अब ये चक्रव्यूह किसे कह रहा है? तो क्लास में पढ़ते समय आप लोग इस चक्रव्यूह से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी पढ़ लेते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, और उसके बाद ही आपको ये इकोनॉमिक सर्वे की लाइन समझ में आ पाएगी। तो दोनों को आपको सामंजस्य बिठा के पढ़ना होगा। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तो फिर आपको ये समझने में दिक्कत आएगी कि करंट अफेयर में क्या था और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था। अब देखते हैं कि हमें यूपीएससी के अनुसार अगर इकोनॉमी के करंट अफेयर को तैयार करना है तो कैसे किया जाए। ध्यान देंगे हम इस बात पर। इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर तैयार करना हो तो पहले तो मैंने इकोनॉमी के सिलेबस को मोटे तौर पर 5-6 भाग में डिवाइड कर दिया। मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय लेखांकन, वैदेशिक क्षेत्र, लोक वित्त, पूंजी बाजार और मिसलेनियस। मिसलेनियस में विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के इंडेक्स सूचकांक जो वर्तमान में चर्चा में रहते हैं, और प्लस सरकार कोई ऐसी पहल कर रही हो जो विशेष क्षेत्र के लिए किसी विशेष समय में की गई हो, जैसे आत्मनिर्भर भारत, वो विविध में मैंने डाल दिया। ये जो लोक वित्त है, बजट वाला पूरा हिस्सा इसी लोक वित्त के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और उसके करंट अफेयर के मुद्दे भी इसी में हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैदेशिक क्षेत्र का भाग है तो उसी के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो मैंने सिलेबस को 5-6 भाग में डिवाइड कर दिया। आपको जब इकोनॉमी का करंट अफेयर तैयार करना हो तो इन सभी मुद्दों का सबसे पहले आप अपने क्लास नोट से और अपने जो अध्ययन सामग्री बेसिक मटेरियल आपके पास है उससे इन सबको रिवाइज करें। फिर इन सभी टॉपिक को पढ़ते समय आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों से लिंक करके आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे में मनी एंड बैंकिंग से संबंधित क्या लिखा हुआ है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि पब्लिक फाइनेंस बजट में, तो बजट में कौन सी घोषणाएं की गई हैं, तो बजट की लेटेस्ट बजट की घोषणाओं को बजट के बेसिक टॉपिक के साथ मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको अलग से करंट अफेयर सब्जेक्ट का बोझ महसूस नहीं होगा। कुछ लोग उसे अलग सब्जेक्ट मान करके एक अलग से बोझ लेकर के चलते हैं कि सर अब करंट अफेयर भी तो पढ़ना है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ रहे थे तभी उसके साथ साथ करंट अफेयर पढ़ लेते तो ना तो दिमाग में मानसिक तनाव अलग रहता, प्लस उसको लिंक करके पढ़ने से वो करंट मुद्दा भी और बेसिक टॉपिक भी दोनों अच्छे से समझ भी आ जाते, दोनों में सही तालमेल भी दिखाई देता। तो इसीलिए जब भी आप इन टॉपिक को पढ़ें, और ऐसा प्रत्येक विषय में कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इकोनॉमी के संदर्भ में बता रहा हूँ, उस टॉपिक को पढ़ते समय उस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ जहाँ आपको लगता है कि करंट अफेयर हैं, इसमें करंट मुद्दे उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको क्लब करके पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे अभी मैं उसको दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले किसी भी एक टॉपिक को उसके सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। एक टॉपिक लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया मुद्रा एवं बैंकिंग, और उस मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक को उसके सब टॉपिक में डिवाइड कर देंगे। मैंने सब टॉपिक में डिवाइड किया, जैसे देखें ये डिवाइड कर दिया। मनी एंड बैंकिंग को तोड़ दिया मैंने, कुछ उसमें आरबीआई से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। फिर एनपीए खुद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है बैंकिंग प्रणाली के समक्ष, तो एनपीए से रिलेटेड कुछ मुद्दे न्यूज़ में हैं। मुद्रा एवं वित्तीय समावेशन, सरकार वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई की सहायता से विभिन्न स्तर पर प्रयास करती रहती है, तो ये आप इससे कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास का हिस्सा है। इससे संबंधित कुछ मुद्दे चर्चा में चल रहे हों। इधर बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली में बैंकों के प्रकार, बैंकों में क्या समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन से बैंक नए तरीके से अब काम करना शुरू कर रहे हैं, बैंकों का विलय हो रहा है, सहकारी बैंकों के रिलेटेड आरबीआई ने कुछ नया कानून पेश करने की कोशिश करी, सरकार उसमें आरबीआई की सहायता किस प्रकार से कर रही है, यानी ये सारी बातें बैंकिंग प्रणाली में आ जाएंगी। बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार में बैंकिंग प्रणाली को चलाने संबंधित सुधार, बैंकों को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बैंकों की बढ़ पाए इससे संबंधित सुधार,
तो वो सारी बातें आप बैंकिंग सुधार में पढ़ेंगे। शब्दावली, बहुत सारी शब्दावली है जो नई नई क्रिएट होती रहती है, जैसे वो अभी हमने देखा था मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ऐसे शब्दावली न्यूज़ में रहती है, तो आपको वो शब्दावली पढ़नी होगी। फिर मौद्रिक नीति तो पहले थी ही, जो आरबीआई से संबंधित मुद्दों का ही एक भाग था, लेकिन मैंने उसको अलग सेक्शन बना दिया। तो आपको क्या करना है, ये मैंने डिवाइड किया है, ज़रूरी नहीं आप इसको ऐसे ही रखें। ये एक आसान तरीका हो सकता है कि किसी भी एक टॉपिक को उसके सब टॉपिक में डिवाइड कर लें। जब आप सब टॉपिक में डिवाइड कर लें, तो जैसे मान लीजिए मौद्रिक नीति ले लेते हैं, आपने जब एक बार सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें कि मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, आरबीआई की समीक्षा किस प्रकार से करता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण अपनाए जाते हैं, उन उपकरणों के परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मौद्रिक नीति की समीक्षा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, राजकोषीय नीति के साथ कैसे उसका बेहतर तालमेल बनाया जाता है। ये सब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे, उसके बाद देखें कि मौद्रिक नीति से रिलेटेड कोई मुद्दा करंट में न्यूज़ में रहा है, और अगर वो न्यूज़ में रहा है तो क्यों रहा है। सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया, फिर देखा कि वो मुद्दे चर्चा में क्यों हैं, कोई तो कारण होगा ना वो चर्चा में रहने का। कई बार तो होता है, बहुत छोटा सा कारण होता है कि आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव कर दिया, तो इसे हम यूपीएससी के अनुसार करंट अफेयर नहीं मानते। रेपो रेट बदलती रहती है, हर 2 महीने बाद आरबीआई बदल सकता है, कितने % बदली ये भी कोई महत्व का मुद्दा नहीं है। लेकिन रेपो रेट बदलने से अर्थव्यवस्था में कोई व्यापक बदलाव नज़र आ रहा हो, कोई ड्रास्टिक चेंज होने वाला हो या हो चुका हो, तो वो फिर उसके चर्चा का कारण बन जाता है। हमें यही समझना होगा कि करंट में आपको कौन सी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा हिस्सा है जो आपको वास्तव में पढ़ना है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट आ जाए तो हमारे लिए महत्व का मुद्दा नहीं है, लेकिन आरबीआई रेपो रेट में कोई नया टर्म यूज़ कर ले, लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ऐसा कुछ टर्म यूज़ कर लिया, तो आपको समझना पड़ेगा ये नया टर्म क्या है, तो चर्चा में क्यों चल रहा है वो देखना है। चर्चा में अगर कारण समझ आ गया तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सारा डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड कोई अभ्यास प्रश्न को हल करें। अभ्यास प्रश्न हल करने का तरीका, या तो आप जहाँ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, या कहीं आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, या किसी अध्ययन सामग्री के द्वारा पढ़ रहे हैं, उसमें से अभ्यास प्रश्न हल कर सकते हैं। या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको मिसलेनियस वेबसाइट्स पर भी अभ्यास प्रश्न मिल जाते हैं, या आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की हुई तो वहाँ अभ्यास प्रश्न हल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपने वो जितना पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया, उसमें चर्चा में क्यों था कारण देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, वो सब पढ़ने के बाद आपको कितनी उसकी समझ विकसित हुई, इसके लिए आप एक प्रकार का मॉक टेस्ट दे लेते हैं, और ये मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि आवश्यकता है, ज़रूरी है ये। और फिर इससे रिलेटेड अगर आपके पास नोट्स हों, नोट्स बना लिए हों, खुद बनाए हों, तो बहुत अच्छा है। बने बनाए मिल जाए, लेकिन बने बनाए नोट्स में आपको ध्यान रखना होगा कि अनावश्यक बातें ना लिखी हों। तो इसीलिए जब भी आप किसी टॉपिक का अध्ययन करें तो उसके सब टॉपिक को पहले डिवाइड कर लें, और एक एक टॉपिक के कई सारे सब टॉपिक हो सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया कि मुद्रा एवं बैंकिंग को हमने इतने भाग में डिवाइड कर लिया, और इन सब मुद्दों से रिलेटेड क्लास नोट्स में भी कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ, आप सबने अपनी अपनी क्लासेस में और नोट्स में पढ़ा होगा, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी 2018 में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। अब ये क्यों पूछा था, क्योंकि उस समय चर्चा में चल रहा था एनपीए वाला मुद्दा, तो एनपीए के मुद्दे से ही संबंधित एक शब्दावली थी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यूपीएससी ज़रूरी नहीं है आपसे करंट में जो मुद्दा चल रहा है वही पूछेगा, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, उसके पीछे जो छोटे छोटे शब्द हों, उनको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको करंट अफेयर कभी बोझ नहीं लगेगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर करंट अफेयर तैयार कैसे करें। मुझे उनके प्रश्न सुन करके यही लगता है कि ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अब तक एक बोझ माना हुआ था कि लास्ट के समय में करंट अफेयर तैयार करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें, जो टॉपिक आप जब पढ़ते हैं
उससे रिलेटेड जो भी मुद्दा न्यूज़ में चल रहा है उसको साथ साथ लिंक करके पढ़ें। लिंक करके पढ़ने का एक फ़ायदा, एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाता है, और दूसरा जो आपको करंट एक समस्या लगती है वो भी हल हो जाती है। अब हम जो हम बात कर रहे थे कि इन मुद्दों की, कि एक टॉपिक हमने सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा भी, और आपको बताऊंगा कि उसे किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप इन टॉपिक को घर पे स्वयं से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे करके एक टॉपिक को कवर कर लेता हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये बहुत न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, पहले हम इसका कारण जानेंगे, इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको समझेंगे, और फिर इस पूरे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है उसको एक बार देख लेंगे। इस टॉपिक को सुन करके आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने अभी एक फॉर्मेट बताया कि पहले टॉपिक लिया उसको सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया, वो फॉर्मेट किस प्रकार से वास्तविक रूप से अपनाया जा सकता है। तो आपको वो एक समझ विकसित हो जाएगी। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को समझने से पहले हम लोग इसका पुराना एक थोड़ा बेसिक देख लेते हैं और इसकी चर्चा का कारण जान लेते हैं। देखिए, ये चर्चा में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने एक आदेश दिया, एक सर्कुलर जारी किया कि सभी बैंकों को जो फ्लोटिंग रेट पर लोन दे रहे थे उन फ्लोटिंग रेट के लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक करना होगा। अब ये बात क्या है, चर्चा में ये बात क्या थी, समझ कम आई है। इसके लिए कारण क्या है कि हमें इसकी पहले पुरानी कहानी समझनी पड़ेगी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी बैंक जब लोन देता है तो लोन पर जो वो इंटरेस्ट रेट लेता है वो इंटरेस्ट रेट दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है फिक्स्ड रेट और दूसरी रेट को हम नाम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट का मतलब, फिक्स रेट का मतलब है कि अगर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को बदलेगा तो आपने जो लोन लिया है बैंक से उस पर लोन की रेट चेंज नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगी, उस पर मौद्रिक नीति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट है वो मौद्रिक नीति में बदलाव के अनुसार बदलती रहेंगी। यानी अगर आरबीआई मौद्रिक नीति में बदलाव करेगा और अपनी ब्याज दरों में बदलाव करता है तो बैंकों को भी लोन पर जो ब्याज दर निर्धारित की गई उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लोटिंग रेट है, वो बदलती रहेगी। अभी आरबीआई ने ऑर्डर दिया कि बैंक अपने फ्लोटिंग रेट पर दिए गए लोन को भी बदलेंगे और वो लिंक करेंगे किसके साथ, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ। अब क्वेश्चन बनता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या है। मैंने कहा इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी बातें पुरानी समझनी पड़ेंगी और यही तरीका अपनाइएगा आप बाकी टॉपिक को भी पढ़ने का। देखिए 2010 में आरबीआई ने एक रेट शुरू की थी जिसका नाम था बेस रेट। और बेस रेट की एक छोटी सी परिभाषा कि बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते, यानी ये बैंकों की न्यूनतम ब्याज दर होती थी, मिनिमम इंटरेस्ट रेट। इससे कम ब्याज दर पर बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे पाएंगे। तो ये अच्छी बात थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि पहले बैंक भेदभाव करते थे। पहले बैंक अपने विश्वासपात्र ग्राहकों के लिए जो रेट यूज़ करते थे उसका नाम था PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। और किस कृषि क्षेत्र में या कुछ ऐसे ग्राहक जिन पर बैंक को कम भरोसा होता था उनसे बैंक ज़्यादा ब्याज वसूलते थे। इस भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए आरबीआई ने बेस रेट की शुरुआत की थी और एक मिनिमम रेट डिसाइड करने को बैंकों को कह दिया। बेस रेट का निर्धारण बैंक स्वयं ही करता था। आरबीआई बस एक रेंज बताता था कि आपको उस रेंज के तहत बेस रेट निर्धारित करनी है। लेकिन अभी भी एक समस्या बनी हुई थी कि आरबीआई बैंक अपनी बेस रेट जो डिसाइड कर रहे हैं उनका डिसाइड करने का तरीका पारदर्शी नहीं था। पारदर्शी ना होने का मतलब क्या, वो समझ लेते हैं। जब कभी आरबीआई मौद्रिक नीति में बदलाव करते समय ब्याज दरों को बढ़ा दे, अगर आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा रहा था
तो बैंक भी अपनी बेस रेट बढ़ा देते थे। और बेस रेट बढ़ाने का मतलब कि बढ़ी हुई ब्याज दरों का बोझ बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं ग्राहकों पर। जितनी आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाई उसी के अनुसार फिर बैंकों ने भी अपनी बेस रेट बढ़ा दी ताकि ग्राहक के ऊपर बोझ बढ़े, बैंक उसका बोझ नहीं झेलेगा। और ग्राहक यदि पूछ ले कि सर आपने रेट क्यों बढ़ा दी, तो बैंकों के पास जवाब होता था कि आरबीआई ने ही रेट बढ़ा दी। लेकिन बैंक यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी कर लेते थे कि यदि आरबीआई ब्याज दरों को कम कर रहा है तो बैंक बेस रेट को कम नहीं करते थे, क्योंकि बेस रेट तो बैंक स्वयं डिसाइड कर रहा था। और बैंक यदि बेस रेट कम नहीं करेगा तो आप कह सकते हो कि आरबीआई ने जो ब्याज दर कम करके मौद्रिक नीति के उद्देश्य पूरा करने का सोचा होगा, ना तो वो उद्देश्य पूरा होगा, तथा ब्याज दर कम करने से जो ग्राहकों को लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभ नहीं मिलेगा। इसे कहते थे मॉनेटरिक ट्रांसमिशन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मॉनेटरिक ट्रांसमिशन। मौद्रिक संचरण ठीक से नहीं हो रहा है। आरबीआई जिस नीति को अपना रहा है उस नीति का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि बैंक अपने अनुसार ब्याज दरों को बदल रहे थे। इस समस्या को हल करना था। समस्या को हल करने के लिए कि बेस रेट डिसाइड कौन करेगा, बैंक। लेकिन बैंक डिसाइड कैसे करेगा, इसके लिए आरबीआई ने एक फार्मूला बनाया जिसका नाम था MCLR, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन में पूछा। तो 2016 से आरबीआई ने एक नया फार्मूला लागू किया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। और ये वो फार्मूला था जिसके हिसाब से बैंक अपनी बेस रेट का निर्धारण करेंगे। इस फार्मूले में आरबीआई ने बोला कि जब भी बैंक अपनी बेस रेट निर्धारित करें तो उसके लिए बैंकों को फंड की मार्जिनल कॉस्ट ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट ध्यान में रखनी होगी कि बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी आ रही है। और बैंक को कोई नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा है। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब एक तरह का लॉस है। वो बैंक आरबीआई के पास सीआरआर के तहत जो राशि रिजर्व करते हैं उससे बैंकों को नेगेटिव प्रॉफिट होता है, यानी लॉस होता है, बैंक का अमाउंट ब्लॉक हो जाता है आरबीआई के पास। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इसके अनुसार अपनी बेस रेट निर्धारित करेंगे बैंक। ये फार्मूला आरबीआई ने MCLR के रूप में लागू किया 2016 में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मैं परिभाषा समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। हालांकि यहाँ मेरा टारगेट है कि आपको ये पता रहे कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं और करंट किस हिसाब से पढ़ा जाए। मैं यहाँ पर टॉपिक को ब्रॉडली नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि पहले टॉपिक का बेसिक अच्छे से समझें, उसके बाद आप करंट के मुद्दे को शुरू करें। करंट टॉपिक था एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, लेकिन अभी हम उससे पहले बहुत सारी बातें समझ रहे हैं। तो MCLR में मार्जिनल कॉस्ट की जो परिभाषा होती है, इकाई अतिरिक्त उत्पादन के लिए खर्च की जाने वाली लागत मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। जैसे आपने 100 यूनिट उत्पादन कर लिया है, 1 यूनिट का और उत्पादन करना है, उसके लिए कितनी और अतिरिक्त लागत लगेगी, उस अतिरिक्त लागत को मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो एक प्रकार की रेपो रेट थी। रेपो रेट में पहले अगर मान लीजिए रेपो रेट 6% चल रही थी, अगर आरबीआई उसे 7% कर दे तो 1% एक्स्ट्रा लागत लग रही है, वो 1% एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट का काम करती थी। आरबीआई ने सोचा कि अगर फॉर्मूला हम बताएंगे और अगर हम रेपो रेट को चेंज करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। अगर बैंकों की मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी तो बैंकों को उसके अनुसार अपनी बेस रेट में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आरबीआई ये मान रहा था कि MCLR के फॉर्मूले से मॉनेटरिक ट्रांसमिशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट प्रत्येक बैंक की अलग अलग होगी और बैंकों ने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को अपने तरीके से दिखाना शुरू किया और इस प्रकार से ऑपरेशनल कॉस्ट को शो किया ताकि वो MCLR के फॉर्मूले में एडजस्ट कर सके और बेस रेट को अपने अनुसार फिर से चेंज कर सके। यानी अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ तो आरबीआई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, मॉनेटरी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम अभी भी वैसी बनी हुई थी।
अब इस समस्या का पुनः कोई ना कोई निराकरण होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था डॉक्टर जनकराज समिति। डॉक्टर जनकराज उसके अध्यक्ष थे। उस समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट शुरू किए। तो अब आप अगर पूरी कहानी समझ पाए हों तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट वर्ड यूज़ किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? और उस एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये बताइए एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है क्या? बिल्कुल, तो यही एक क्रम है। अगर आपने ये थोड़ी पुरानी उसकी हिस्ट्री समझ ली तो अब आपके मन में एक नेचुरल क्वेश्चन आया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या है। और दूसरा तरीका जो पढ़ने का रहता है वो डायरेक्ट ही एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले उस टॉपिक का बैकग्राउंड समझ लीजिए। जब आपने ये समझ लिया तो वो जो करंट में न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक, आपके मन में स्वतः ही वो क्वेश्चन आएगा कि वो क्या है, उसको बताइए। अब तो आप हमेशा जो पढ़ने का एक तरीका है, रणनीति है, उसको इसी प्रकार से बनाएं कि पहले टॉपिक का बैकग्राउंड समझें, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। अब आपको मॉनेटरी ट्रांसमिशन ही नहीं पता और मान लीजिए मैं डायरेक्ट अगर आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पढ़ा दूं या लिख करके दे दूं, उसमें लिखूं कि इससे मॉनेटरी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो पहले बेसिक समझा, फिर वो आगे की चीज़ करंट में अपने आप समझ में आ जाती है। देखें तो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट थी जो कि आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए फ्लोटिंग रेट पर लागू कर दिए, अनिवार्य कर दिया। जो भी फ्लोटिंग रेट वाले लोन होंगे अब उनको लिंक कर दिया जाएगा एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से। अभी मैं बताऊंगा वो है क्या, डिटेल से मैंने अभी रेट नहीं बताई है, मैंने अब उस रेट तक का टॉपिक पूरा कर दिया है। अब क्वेश्चन बनता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या चीज़ है। तो डॉक्टर जनकराज समिति की अध्यक्षता में इसकी सिफारिश हुई। अब ज़रा समझते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि MCLR एक फॉर्मूला था जिसमें 3 पॉइंट के आधार पर बेस रेट निर्धारित हो रही थी। एक थी मार्जिनल कॉस्ट, यानी हिंदी में बोले तो सीमांत लागत। दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट, परिचालन लागत। और तीसरा नेगेटिव प्रॉफिट। इन तीनों के आधार पर MCLR ब्रॉडली डिसाइड हो रहा था। और जैसा मैंने कहा कि बैंक अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को बार बार चेंज कर रहे थे, उसकी वजह से वो बेस रेट को आरबीआई के अनुरूप परिवर्तित नहीं कर रहे थे, यानी मॉनेटरी ट्रांसमिशन अभी बना हुआ था। डॉक्टर जनकराज समिति कहती है कि कोई भी बैंक बेस रेट को इस प्रकार से रखना चाहेगा कि उसको अधिकतम लाभ हो सके। कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक लाभ के लिए ही काम करता है, ये बात सही है। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको इस प्रकार से अपनी बेस रेट परिवर्तित करनी होती है कि वो अधिकतम लाभ ले सके। डॉक्टर जनकराज समिति ने एक ओपन मार्केट के तरह नया सुझाव दिया है, ध्यान से समझिएगा इसे। उनका कहना है कि बैंकों को फ्रीडम दे दो, बैंकों को स्वतंत्रता दो, बैंक अपनी बेस रेट को अपने तरीके से डिसाइड कर सके। और स्वतंत्रता इस तरीके से दें कि बैंकों को भी अधिकतम लाभ हो और मॉनेटरी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाए, यानी विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होनी चाहिए। बैंकों को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के तहत अपनी जो उधारी दर है, लैंडिंग रेट है, उसे 3 तरीके से लिंक करने के ऑप्शन दे दिए गए हैं। बैंक अगर चाहें तो अपनी लैंडिंग रेट को रेपो रेट के साथ लिंक कर सकते थे। लिंक करने का मतलब समझ रहे हैं? यानी बैंक अपनी उधारी दर, जो बैंक ग्राहकों को उधार दे रहे हैं, जिसका नाम हमने बेस रेट रखा था, बैंक अपनी बेस रेट को लिंक कर ले रेपो रेट के साथ। रेपो रेट बढ़ेगी तो अपनी लैंडिंग रेट बढ़ा दें, रेपो रेट घटेगी तो लैंडिंग रेट घटा दें। लेकिन अगर बैंकों को लगता है कि रेपो रेट से लिंक करना फ़ायदेमंद नहीं है तो बैंकों को और भी ऑप्शन दिए जाएं। बैंक चाहें तो इस लैंडिंग रेट को लिंक कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के साथ, CD, जमा पत्र हिंदी में बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और तीसरा,
बैंकों को अगर ये भी सही नहीं लगता है तो बैंक ट्रेजरी बिल, टी बिल्स नाम सुने होंगे आपने, एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स पर जो लाभ मिल रहा है उसके अनुसार वो लिंक कर सकते हैं। तो डॉक्टर जनक राज समिति कहती है कि बैंकों को अधिकतम लाभ कमाना है, इसीलिए मॉनेटरी ट्रांसमिशन पूरा नहीं हो रहा था और ग्राहकों को नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो क्यों ना हम बैंकों को फ्रीडम दे दें, और बैंकों को फ्रीडम देंगे तो फिर बैंक तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर लें, और जो ऑप्शन बैंक चूज करेंगे उस हिसाब से फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। उससे पारदर्शिता बढ़ जाएगी, ना ग्राहकों पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा और मॉनेटरी ट्रांसमिशन भी स्मूथ हो जाएगा। देखें भाई, ये बेंचमार्क दर का निर्धारण कैसे हो, या तो आरबीआई की नीतिगत दरों से लिंक कर लिया जाए, या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी एफबीआई द्वारा जो ट्रेजरी बिल पर रिटर्न मिलता है उससे लिंक कर लिया जाए, और या फिर आप उसे किसी अन्य बेंचमार्क दर से लिंक कर सकते हैं। उनमें एक ऑप्शन सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब आप देखें कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकता है। अगर हमें इसका अंदाज़ा लगाना हो, गैस करना हो, तो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बना सकता है। एक क्वेश्चन तो ये कि टी बिल या ट्रेजरी बिल्स क्या हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाए। या फिर एफबीआईएल ये संस्था क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो हम बात कर रहे थे, उस एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर ही क्वेश्चन एज इट इज बना दे। क्लियर है। या फिर अगर जिस बैंक ने रेपो रेट के साथ लिंक कर लिया, जो मैं बात कर रहा था, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से अगर वो रेपो के साथ लिंक कर सकते हैं, ये देखिए 3 ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ पर अगर रेपो के साथ लिंक करेंगे तो एक नया नाम बन गया। वो नया नाम क्या बना, रेपो लिंक लैंडिंग रेट। तो ये खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेपो लिंक लैंडिंग रेट क्या है, रेपो लिंक लैंडिंग रेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर आपने टॉपिक को थॉरोली पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको आइडिया लगेगा अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो कहाँ से आ सकता है, या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो आप क्वेश्चन आपकी रेंज में रहे। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, क्या होता है। अब आप देखेंगे ट्रेजरी बिल पर अभी रिसेंट में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ट्रेजरी बिल पर क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं, रिपीट नहीं करता इतनी जल्दी यूपीएससी क्वेश्चन को, और कम से कम एज इट इज रिपीट तो बिल्कुल नहीं करता। तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता, आया तो वो आपको अंदाज़ा लगाना, गेस करना आसान हो जाएगा, और टॉपिक एक ही बार में पूरा क्लियर भी हो जाएगा। जैसे रेपो लिंक लैंडिंग रेट, अब इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने बताया कुछ भी नहीं है कि लैंडिंग रेट को, लैंडिंग रेट हिंदी में बोले तो उधारी दर, कौन दे रहा उधार, बैंक, किसे, ग्राहकों को। लैंडिंग रेट को लिंक करना है किससे, रेपो रेट से। क्यों करना है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया था, कहाँ, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में। किसने दिया, आरबीआई ने, डॉक्टर जनक राज समिति की सिफारिश पर। ऐसा क्यों दिया, ताकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आपको उस नाम से ही, अगर नाम को तोड़ा, रेपो लिंक लैंडिंग रेट, उसी से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। देखें इसे, ये क्यों चर्चा में है, सेम वही लाइन है कि 2019 से आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट को लिंक करने का अनिवार्य कर दिया। रेपो लिंक लैंडिंग रेट में बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली एक ऐसी उधारी दर है जो आरबीआई के रेपो रेट से संबंध होती है। उसी को भाषा रूप में लिखा है, फुल फॉर्म को तोड़ोगे तो मीनिंग समझ में आ जाता है। वो क्यों समझ में आ गया, क्योंकि हमने उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लिया है। तो मेरा उद्देश्य आज की क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप अपने पढ़ने की तरीके, रणनीति इस प्रकार से बनाएं कि करंट अफेयर आपको अलग से बोझ ना महसूस हो। ऐसा ना लगे सर करंट अफेयर भी तो पढ़ना है। अब अगर आपने क्लास में मॉनेटरी ट्रांसमिशन पढ़ा हो, MCLR पढ़ा हो, और वहीं पर अगर आपने एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट भी पढ़ लिया हो, तो फिर बहुत ज़्यादा अपडेट करने में कुछ बचता नहीं है। यानी लगभग आप कह सकते हो सर ये तो हमने क्लास में ही पढ़ा हुआ है,
और ये क्लास में पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा चीज़ और ऐड करनी है, उसको उस नोट्स के साथ ही ऐड कर लीजिए, और ज़्यादा आसानी हो जाती है। देखिए, बाह्य बेंचमार्क के अंतर्गत एक्सटर्नल बेंचमार्क, इंग्लिश पढ़ के देखें तो आपको वही लगेगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दर की समीक्षा प्रत्येक 3 महीने में की जाएगी। एक फैक्ट हो गया कि 3 महीने में इसको रिव्यू करना होगा। यानी अगर हम बोलें, और अगर आपने न्यूज़ भी पढ़ी हो, पेपर में पढ़ते रहे होंगे आप लोग, कि अधिकांश बैंकों ने अपनी लैंडिंग रेट को रेपो के साथ ही लिंक किया है। इसीलिए ये वर्ड भी पॉपुलर हो गया, रेपो लिंक लैंडिंग रेट। FBIL ये क्या चीज़ है? FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी एक्ट के तहत बनाई गई एक कंपनी है। 2014 में इस कंपनी का गठन किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा, और इसका मुख्यालय मुंबई में। ये कंपनी बनाई क्यों गई? इंडिया में जो बेंचमार्क रेट डिसाइड होती हैं, यानी जो मानक दरें निर्धारित होती हैं, उन मानक दरों के निर्धारण में पारदर्शिता हो, उनके लिए सही फार्मूला यूज़ किया गया हो, और सभी बैंक उसको फिर प्रयोग कर सकें, इसके लिए FBIL काम करेगा। भारतीय ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क दर की समीक्षा करना, और नई बेंचमार्क दरों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना। यानी ये मानकों के निर्धारण में पारदर्शिता निभाता है। ये जो संस्था है, ये CCIL की हेल्प से काम करती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये संस्था बेंचमार्क रेट की कैलकुलेशन करती है, CCIL कैलकुलेट करेगा, वो फिर फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको दे देगा, वो संस्था उसका सही से मूल्यांकन करके उसे प्रकाशित कर देगी, और उन दरों के आधार पर बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे। मानक दरें होंगी वो। जैसे अभी मैंने कहा था कि ट्रेजरी बिल पर जो रिटर्न मिल रहा हो, तो ट्रेजरी बिल पर कितना रिटर्न मिल रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये संस्था डिसाइड करेगी। अगर इस संस्था ने बताया कि ट्रेजरी बिल पर 8%, 5%, जो भी मान लीजिए नंबर, जो रिटर्न मिल रहा है, उसी रिटर्न से चाहे तो बैंक अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट लिंक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये संस्था मानक दरों का निर्धारण करती है, जिसमें भारतीय ब्याज दर भी हैं और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क दरें भी हैं। इस संस्था में 3 प्रमोटर हैं, 3 इसके शेयर होल्डर। एक फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, 76% का। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें 14% की शेयर होल्डिंग है। और तीसरा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसमें 10% की शेयर होल्डिंग है। 3 इसके शेयर होल्डर हैं, और RBI ने इसको एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया है, जो अब बेंचमार्क दरों का निर्धारण करती है। तो अब क्वेश्चन मैं जो आपसे कह रहा था बार बार, कि अगर UPSC यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो FBIL से भी क्वेश्चन बन सकता था, तो हमने FBIL से भी साथ में पढ़ लिया। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, करंट अफेयर की तैयारी करते समय उस टॉपिक से लिंक करें, टॉपिक को पहले पढ़ें फिर करंट अफेयर पढ़ें। जनरली उल्टा करते हैं, पहले करंट अफेयर पढ़ने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता, तब तक प्रेशर हो जाता है, अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होता है, उसके बाद फिर टॉपिक पढ़ना शुरू करें, फिर मुश्किल हो जाता है, जटिल बना देते हैं। तो जैसे ही आप टॉपिक की हेडिंग देखें, करंट में कौन सा टॉपिक चर्चा में, कोशिश करें कि आपको ये समझ में आ जाए खुद ही कि वो किस मुद्दे से रिलेटेड है। पहले उस मुद्दे को पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ को। बेसिक पढ़ने के बाद आप उस करंट को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको करंट अफेयर, इकोनॉमी से संबंधित कैसे करंट अफेयर पढ़ा जाए, इसकी रणनीति समझ आ रही होगी, और मैं आशा करता हूँ इस रणनीति को अपना करके निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आने वाले समय में संस्कृति IAS के चैनल पर ही आपको अन्य विषयों से संबंधित अध्यापक भी उन विषयों से संबंधित करंट मुद्दों को पढ़ने की रणनीति बताएंगे और विस्तार से उस पर एक चर्चा करेंगे। तो आप इसी प्रकार से इस चैनल को देखते रहें। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की गहनता से तैयारी कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।